नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प करने वाले हैं। सोचिए, हम लगभग 2500 साल पीछे जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि चाणक्य का वो प्राचीन ज्ञान आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कैसे गाइड कर सकता है। हम लीडरशिप, फाइनेंस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी पर उनके टाइमलेस प्रिंसिपल्स को करीब से देखेंगे। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या ये सच में हो सकता है कि आज के बोर्डरूम में जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनका हल इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा हो? मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉय रिटेंशन, इन समस्याओं का समाधान उस इंसान ने पहले ही दे दिया था जो साम्राज्य बना रहा था। चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं। तो ये हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वो एक टीचर थे, फिलोसोफर थे और एक रॉयल एडवाइजर भी। और उनका जो महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वो सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी, फाइनेंस और स्ट्रैटेजी का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आज के बिजनेस की दुनिया में भी, हैरान करने वाली बात है, एकदम फिट बैठता है। तो चलिए अपनी इस विश्लेषण यात्रा के पहले हिस्से में उतरते हैं। देखते हैं कि इस प्राचीन ग्रंथ और आज की जो सबसे बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच हम सीधा कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। चाणक्य के लिए एक लीडर के जो कोर वैल्यूज और फिलॉसफी होते हैं वो कोई ऑप्शनल चीज नहीं थी, बल्कि वो तो किसी भी सफल काम की नींव थे, उसका बेस थे। ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है, ये पर्पस के बारे में है। सोचिए, कोई कंपनी एक नैतिक दुविधा में फंसी है तो उसकी जो कोर फिलॉसफी है वही उसे सही फैसला लेने में मदद करेगी। अच्छा, तो अब जब हमने बेस बना लिया है तो आइए चाणक्य के ब्लूप्रिंट के पहले पिलर को समझते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत कंपनी से नहीं बल्कि खुद लीडर से होती है। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि लीडरशिप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा है। ये तो स्टेक होल्डर्स, समाज, अपनी टीम और सबसे आखिर में खुद अपनी अंतरात्मा के प्रति एक बहुत गहरी जिम्मेदारी है, एक ऐसी जवाबदेही जिससे कोई भाग नहीं सकता। अब इस स्लाइड में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि चाणक्य जरूरत और लोभ के बीच कितना साफ फर्क करते हैं। एक तरफ जरूरत है जो सस्टेनेबल ग्रोथ का बीज है, और दूसरी तरफ है लोभ, जो एक ऐसी आग है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जैसा कि सदियों बाद और लोगों ने भी कहा, लोभ एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं और आखिर में सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाती है। तो एक बार जब लीडर खुद को सही रास्ते पर ले आता है तो अगला कदम क्या है? चलिए अब देखते हैं कि यही सिद्धांत पूरे संगठन को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए कैसे काम करता है। ये बात एकदम सीधी और साफ है। बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बड़े से बड़ा आइडिया भी फेल हो जाता है। चाणक्य के लिए एक मजबूत खजाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग हो या किसी बड़ी कंपनी के लिए एक हेल्दी कैश फ्लो। ये ग्रोथ और सिक्योरिटी दोनों के लिए जरूरी है। और ये चाणक्य की सस्टेनेबल फाइनेंस पर सोच का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये सिर्फ शोषण करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम को पालने पोसने के बारे में है जहां हर कोई तरक्की करे। जरा उस कंपनी के बारे में सोचिए जो अपने कर्मचारियों में इन्वेस्ट करती है या अपने सप्लायर्स के साथ लंबे रिश्ते बनाती है। वो सिर्फ रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। चाणक्य शायद उन पहले विचारकों में से थे जिन्होंने विजिलेंस यानी सतर्कता के कॉन्सेप्ट को एक सिस्टम में ढाला। इसका मतलब सिर्फ बाहरी खतरों पर नजर रखना नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों को समझना भी है। आज हम इसे मार्केट इंटेलिजेंस और इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जो किसी भी कामयाब बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं। इससे पता चलता है कि चाणक्य का नजरिया कितना ज्यादा मॉडर्न था। उनके हिसाब से सिर्फ एक सिस्टम बना देना काफी नहीं है, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो। लोगों को उसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, लीडरशिप को खुद उसमें एक्टिवली शामिल होना चाहिए। ये तो बिल्कुल हैंड्स ऑन मैनेजमेंट वाली बात हो गई। तो यहाँ सबसे अहम बात है बैलेंस। चाणक्य का जो ढांचा था वो सिर्फ कर्मचारी के नहीं बल्कि मालिक के अधिकारों की भी रक्षा करता था। ये एक तरह से आज के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का शुरुआती रूप है, जो एक फेयर सिस्टम बनाता है जहां प्रोडक्टिविटी और वेलफेयर दोनों को अहमियत दी जाती है। तो अब तक हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बनावट को समझ लिया है। तो चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसे मार्केट तक ले जाते हैं।
देखते हैं कि चाणक्य के सिद्धांत जहां कड़ा कंपटीशन है उस दुनिया में कैसे लागू होते हैं। बिजनेस में ये कंफ्यूजन बहुत आम है। एक तरफ है स्ट्रैटेजी, यानी आपका ओवरऑल लक्ष्य, जंग जीतने का पूरा प्लान, और दूसरी तरफ है टैक्टिक्स, यानी वो छोटी छोटी चालें जो आप उस प्लान को पूरा करने के लिए मैदान में चलते हैं। चाणक्य इस फर्क को बहुत अच्छी तरह समझते थे। ये बात एक महान रणनीतिकार के मुंह से थोड़ी हैरान करने वाली लगती है ना? चाणक्य के लिए सीधा मुकाबला, जैसे कि एक प्राइस वॉर, बहुत महंगा, नुकसानदेह और जोखिम भरा होता है। इसे हर हाल में टालना चाहिए जब तक कि ये बिल्कुल आखिरी रास्ता न बचा हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। अगर टकराव से बचना है तो फिर जीता कैसे जाए? क्या कंपटीशन का मतलब हमेशा एक विनर और एक लूजर ही होता है, या फिर चाणक्य के पास कोई और रास्ता है? चलिए देखते हैं। चाणक्य के लिए जीत ताकत से नहीं बल्कि बेहतर समझदारी और इंटेलिजेंस से मिलती है। इसका मतलब है अपने कॉम्पिटिटर को खुद से बेहतर जानना, सब्र रखना और सही मौके पर सटीक वार करना। कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर की घोषणा का इंतजार करती है, क्योंकि उसे ठीक पता है कि वो क्या पेश करने वाले हैं। चलिए अब इस सारी बुद्धिमानी को निचोड़कर चाणक्य के स्ट्रेटेजिक प्लेबुक के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत तक पहुंचते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खामोशी। ये जवाब थोड़ा अप्रत्याशित जरूर है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक समझ छिपी है। देखिए, इसका मतलब चुपचाप बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखना जब तक आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जवाब देने का वक्त ही न बचे। ये कुछ ऐसा है जैसे एप्पल अपने अगले आईफोन को लॉन्च होने से ठीक पहले तक एक राज बनाए रखता है। अपनी सबसे बड़ी चाल को तब तक छिपा कर रखें जब तक खेल खत्म न हो जाए। यही है स्ट्रैटेजिक साइलेंस की असली ताकत। और हम इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, मार्केट बदल सकते हैं, लेकिन शायद सफल लीडरशिप के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।